ये जो वक्फ पर दुनिया भर का विरोध प्रदर्शन है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के भी एक सांसद पहुंच गए, अमानतुल्लाह खान भी अब पहुंच गए, एक और संस्था भी पहुंच गई। ये तलवार लटकी है क्या? अभी मैं इस आपसे बिल्कुल ही चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछ रही हूं शायद, लेकिन ये बिल अब तलवार लटकी है क्या इस पर कि भाई असंवैधानिक, पूरी संवैधानिकता को चुनौती दे दी सुप्रीम कोर्ट में? चेकोस्लोवाकिया क्या, पेंसिल्वेनिया भी बता देंगे, सब बता देंगे, पेंसिल की स्पेलिंग बता देंगे। ये तो एक मतलब संवैधानिक प्रक्रिया भी है और संविधान का अधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट में जाना। कोई इसको मैं इतना हैरानी वाला नहीं देखता, और मैं समझता ही था कि ऐसा होगा ही। वक्फ बिल यदि पास होता है तो बहुत सारे लोग वहां पर जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर देखा गया किस तरह से है, सरकार किस तरह से जवाब रखती है, क्योंकि असंवैधानिक तरीके से तो है नहीं। जेपीसी बनाई सरकार ने, बिल रखा, ये सरकार की तरफ हो नहीं। वो असदुद्दीन ओवैसी को गिनवाते दिख रहे हैं, भाई आर्टिकल 26 को वायलेट किया, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 को वायलेट किया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 को वायलेट किया, तो सब लेकर पहुंच गए अपना दस्तावेज लंबा चौड़ा। उसमें कोई गलत बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं इस पूरे वक्फ बिल पर। मेरे ख्याल से वही सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ रहे हैं, और बाकी संसद में देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जी ने बहुत मजबूती से लड़े, कोई नहीं बोला। नहीं, ठीक है, मैं दर्शक समझ गए होंगे, मैं समझूं या ना समझूं। तो एक मजबूत लड़ाई उन्होंने भी लड़ी, कांग्रेस की तरफ से लड़ाई की। लेकिन वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में जाने में न तो कोई आपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट को देखना कि किस तरह से सरकार अपनी बात को रख रही है, क्योंकि उनके पास तर्क होगा कि जेपीसी पे वो गए, उसके बाद लोकसभा में 13 घंटे की 12 घंटे की बहस हुई, राज्यसभा में 12 घंटे 13 घंटे की बहस हुई, और एक बहुमत के साथ सरकार ने उसको बिल को जीता है, कानून बनाया है। नहीं, लेकिन इतने सारे स्टेक होल्डर सड़कों पर है, क्या 8 महीने का वक्त जो था, हम थोड़ा सा पीछे अगर बैकड्रॉप में जाएं, भाई जेपीसी 8 अगस्त को बिल पेश हुआ था 2024 में, 2 अप्रैल को बिल पारित हुआ लोकसभा में, 8 महीने का वक्त था। स्टेक होल्डर्स को समझाया जा सकता था क्या? 14 संशोधन जो सत्ताधारी पार्टियों के सांसदों ने दिए एक्सेप्ट कर लिए, 44 जो विपक्ष ने दिए सब खारिज कर दिए। ये तो हमेशा होता है, कोई नई बात हो रही है क्या? आप ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे संसद में कोई नई बात हो रही है? सरकारें जो अपना बिल लाती है उस बिल पे मोटे तौर पे जो उनके संशोधन होते हैं वो रखे जाते हैं और उन्हें पास कराया जाता है। स्टेक होल्डर से बात तो जेपीसी में हुई ना, 286 जो संस्थाएं हैं उनके साथ बात हुई। जेपीसी में सभी 25 के करीबन जो स्टेट्स हैं उनके वक्फ बोर्ड के या जो और संस्थाएं हैं, मुस्लिम संस्थाएं, उनके साथ बात। लेकिन ये सरकार का तर्क है, वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे रखती है उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये तय है कि इसका पॉलिटिकल जो फॉल आउट है वो होगा। और पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा? जैसे अभी आप बिहार में चर्चा कर रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दौरान करती नीतीश कुमार जी के साथ, वो उन्होंने वक्फ बिल के साथ ही कर दिया लाकर। और वहां बंगाल में भी ये हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, भाई वहां तो बिल्कुल अलग पॉलिटिक्स चलती है। भद्र समाज और बाकी बंगाली समाज, ये अलग किस्म की पॉलिटिक्स है। बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं चलता, ये बाकायदा एस्टैब्लिश किया जाता है। ये चलता दिखेगा क्या बंगाल में भी, या बंगाल में उल्टा पड़े? नहीं, मुझे लगता है वो तेजी से बढ़ रहा है उस तरफ, बंगाल हिंदुत्व की राजनीति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और उसको आप पिछले विधानसभा चुनावों से देखें, जब बीजेपी 3 से 3 to 77 पर पहुंच गई, 77 पर, और मेरे ख्याल से 36% 37% वोट वहां पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला है। तो वो बहुत बड़ा है, 10% का एक डिफरेंस रहा है। 46-47% टीएमसी का है और 36-37% बीजेपी का है। और ये जो अभी अगले 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, समझ लीजिए, जब अगले साल फरवरी में इलेक्शंस होने हैं वहां पर, तो तेजी से हिंदुत्व का जो पोलराइजेशन है वो लगातार बढ़ेगा। और आप देखिए कि वक्त बोर्ड पोलराइजेशन फिर लोकसभा चुनाव में क्यों चलता नहीं दिखा? 18 से सीटें घटकर रह गई 12, वहां 25 का टारगेट। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट बढ़ रहा है। भले ही सरकार बनाए ना बनाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार वहां बनेगी, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि बीजेपी का वोट बंगाल में बढ़ने वाला है। और वो हिंदुत्व पोलराइजेशन, या उसे रिवर्स पोलराइजेशन आप कह लें, रिवर्स पोलराइजेशन में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अभी टीएमसी की तरफ से उस तरह से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का जो एक स्ट्रांग एक्सपोजर होता है वो नहीं है, वो वोट उनके साथ है। लेकिन क्या उसके खिलाफ इसको यदि रिवर्स पोलराइजेशन कह दें हम हिंदुओं को, तो वो वहां पर तेजी से बढ़ रहा है। और 36% से मुझे लगता है कि वो वोट जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ने वाला है। बल्कि मतलब सही सज्जन ये कह रहे हैं कि सज्जन सही बात कह रहे हैं कि वहां पर लीडरशिप नहीं है जो इस सारी चीजों को मैनेज कर सके। शुभेंदु अधिकारी वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी उस तरह से नहीं हो पा रहा। मतलब उतना कॉम्पिटेंट लीडर वहां पर मिल पाए जो इस सारी चीजों को मैनेज कर पाए। लेकिन ये बढ़ रहा है। आप इसको
समझिए कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज्यादा पोलराइजेशन हिंदुओं को लेकर वेस्ट बंगाल में हो रहा है। और तो ये बहुत नॉन बड़ी वेज बात- इशू हाँ, नहीं है, हाँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, क्या आपने आखिर में कहा? नॉन वेज और वेज का कोई इशू, अलग हिंदुत्व की एक परिभाषा तैयार कर ली जाएगी मिथिला समय में के भी, हिसाब से। दरभंगा में भी नॉन वेज खाते हैं ब्राह्मण, तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते तो क्या? आशुतोष जी, ये बंगाल में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स किस तौर पर काम करती दिखेगी? वक्फ बोर्ड के बाद और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से हार्डकोर, भाई कि मुसलमान विधायक चुनकर अगर आया विधानसभा में तो सड़क पर फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, कैसे काम देखिए करती? गरिमा जी, अभी हुगली में बहुत पानी बहना बाकी है, इसलिए इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पहुंच जाना उचित नहीं होगा। मेरा मानना इस मामले में थोड़ा अलग है। देखिए, पोलराइजेशन तो होता है, लेकिन जब जो स्थापित सरकारें हैं, जब उनसे डिसइल्यूजनमेंट बढ़ता है, तो वो पोलराइजेशन के साथ जुड़कर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में बंगाल में इतना पोलराइजेशन नहीं कि ममता बनर्जी को हरा सके, लेकिन अगर ममता बनर्जी की नीतियों की वजह से उनकी सरकार के खिलाफ अगर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होगी, तब उसका फायदा जरूर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा वहां पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बंगाल में कमजोर हुई है, मजबूत बिल्कुल नहीं हुई है। अगर मजबूत होती तो 18 से 12 सीटें घट के नहीं आ जाती है। वोट शेयर भी घटा है, हुई थी 3% के आसपास। देखिए, जब 18 सीटें हुई थी तब ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बीजेपी उनको कितनी मजबूती के साथ। अन्यथा अगर आपको ध्यान होगा तो लोकसभा चुनाव के पहले कितना हंगामा भारत की मीडिया में फैला दिया गया था। मतलब ऐसा लगा जैसे कि सारा अपराध, सारा बलात्कार, महिलाओं के साथ सारा अन्याय सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा और कहीं नहीं। और भारत के मीडिया ने उसको इतने बड़े पैमाने पर उठाया कि मुझे कभी कभी ये सोच के शर्म भी आती कि हमारा मीडिया को क्या हालत हो जाती है कि आप किसी एक अपोजिशन के नेता को इतनी उसकी हालत खराब। अब देखिए, जब से वक्फ बिल आया है, तब से एक सवाल बड़ी मजबूती के साथ, राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी का, अरे कोई ये तो पता है नरेंद्र मोदी कहां थे वक्फ बिल के दौरान? किसी ने सवाल पूछा क्या? आप तो विदेश यात्रा पे थे। अगर आपकी पार्टी का कमिटमेंट वक्फ बोर्ड के साथ इतना मजबूत था, मुस्लिम महिलाओं को अगर आप इतना न्याय देना चाहते थे, पसमंदा को न्याय देना चाहते थे, तो नरेंद्र मोदी जी को संसद के अंदर होना चाहिए था, उस डिबेट को लीड करना चाहिए, नहीं क्या? लेकिन राहुल गांधी को लेकर मीडिया में सवाल खड़ा कर दिया गया राहुल गांधी का, क्योंकि उसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स है। और कभी कभी हम सारे लोग भी बीजेपी के प्रोपेगेंडा के प्रिजनर बन जाते हैं, बिल्कुल वही बात कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी हमसे कहलवाना चाहती है। तो मैं ये जो कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में मुझे पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं दिखाई पड़ती है जितनी 18 सीट जीतने के समय में थी। हाँ, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ आने वाले दिनों में अगर इनकम्बेंसी बढ़ती है, जैसे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बढ़ी, तो बात अलग है। लेकिन 20% से ज्यादा वहां हिंदू पोलराइजेशन आज की तारीख में मैं नहीं मानता हूं। हाँ, प्रोपेगेंडा भले होता है 20%, लेकिन सवाल ये भी है क्या कि तीन सीटों से सीधे 77 सीटों पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी। और ये सारा स्पेस दरअसल किसका था? ये सारा स्पेस लेफ्ट पार्टीज का और कांग्रेस का। 3 सीटें थी मात्र बीजेपी के पास। ये गलत नैरेटिव बनाया जाता है। हाँ, 77 सीट आने के पहले भारतीय जनता पार्टी को वहां 18 लोकसभा की सीटें मिली थी। हाँ, और 18 लोकसभा की सीटों के बाद अगर आप 77 पे आते हैं, जब 18 सीटें मिली थी तो विधानसभा में 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त थी। तो आप 125 से घट के 77 पे आए, ये असली नैरेटिव ये है। लेकिन नैरेटिव ये बनाया जाता है कि 3 मतलब 19 के मतलब आप ये कह रहे हैं 19 में लोकसभा चुनाव हुए 18 सीटें मिली, 21 में विधानसभा चुनाव हुए तो 3 से 77 सीटें पहुंची। लेकिन 24 के चुनाव ने इसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया, 18 से सीटें हो गई 12, तो विधानसभा में यही रिफ्लेक्ट होगा। मैं ये मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव में 2019 में 18 सीटें थी, यानी 124 सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 124 बढ़त से घट के 77 हो गया, यानी 50 सीटों का नुकसान हुआ उनको भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए बीजेपी बहुत ज्यादा निराश थी विधानसभा चुनाव के दौरान। तो ये जो नैरेटिव है 3 से 77 पहुंच गई, इस नैरेटिव में कोई दम नहीं। ठीक, अब शीतल जी महाराष्ट्र के चुनावों के साथ भी याद रखिए। हाँ, विजय जी, महाराष्ट्र के चुनावों को भी याद कर लीजिए इस सिलसिले में। नहीं, जो लोकसभा में महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए का हाल हुआ और विधानसभा इंडिया को मिली, और विधानसभा में क्या हुआ। तो इसलिए सब चीजों को एक तरीके से जोड़ना, वैसे बाकायदा बड़ा रिस्की जॉब है इलेक्शन। और मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन महाराष्ट्र को लेकर पोलराइजेशन बहुत बड़ा है बिहार में। महाराष्ट्र एक अंतर है, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल में अंतर यह है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। शिंदे मतलब अघाड़ी, वो युति, एनडीए, महायुति, और महायुति ने इतनी स्कीमें लॉन्च कर दी क्योंकि सरकार में थी। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता में है, जैसे हेमंत सोरेन को फायदा मिला स्कीमें लॉन्च करने का। लगातार मुझे बोला जा रहा है वाइंड अप करने के लिए। शीतल जी, आपका अकोमोडेशन बहुत जरूरी है, 10 सेकंड में या 15 में बंगाल को प्रेडिक्ट कर पाएंगे? हिंदुत्व किस तौर पर चलता दिखेगा वहां, या फिर ममता बनर्जी
स्टैब्लिश सत्ता में होने का भी कुछ अपने जो कन्वीनियंसेस होते हैं वो आजमाती दिखेंगी? अभी बंगाल में ममता बनर्जी रहेंगी, इसलिए कि वहां जो तीसरा फैक्टर है लेफ्ट और कांग्रेस का, जब तक उसका साइज नहीं बढ़ेगा, बीजेपी मैक्सिमम पर है, वो 35 से 40% हिंदुओं के बीच मेजॉरिटी उसके पास है, लेकिन अब उससे ज्यादा बढ़ना बहुत कठिन है, वहां का बहुत टाइट पोजीशन है, इसलिए अभी ममता बनर्जी बंगाल में रहेंगी। तो खैर, अब बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई और क्योंकि 2 अपकमिंग इलेक्शंस हैं, एब्सोल्यूट ऑन द हेड, पहला बिहार का अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा और अगले साल मार्च। रूलिंग होती है, हाँ, उसको एक एज होता है, अगर उसके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी ना हो तो तमाम इसकी जो आघाड़ी ने महायुति ने किया ना महाराष्ट्र में, कितनी स्कीमें लॉन्च कर दी, सारा लोकसभा का इफेक्ट उस जीरो कर दिया। हेमंत सोरेन ने झारखंड क्या ये एज ममता बनर्जी इनकैश करती हुई दिखेंगी क्या? क्योंकि अगले साल 2026 के शुरुआत में बंगाल के चुनाव भी है। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही, और इस बीच ये हिंदू मुस्लिम वर्सेस ईसाई एक पॉलिटिक्स भी है, नैरेटिव्स भी है। इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल